फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत गोल प्लानिंग से होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म, हर गोल को अचीव करने की स्ट्रैटेजी अलग होती है, लेकिन बाजार में चल रहे उथल पुथल के बीच क्या आपकी निवेश की रणनीति बदलनी चाहिए? आज आरबीआई ने 1.25% से ब्याज दरें बढ़ाई हैं, उसका क्या आपके निवेश पर कोई असर पड़ेगा? आज योर मनी में इंश्योरेंस से जुड़े सवालों के साथ हम करेंगे आज की क्रेडिट पॉलिसी और आपके पोर्टफोलियो पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज योर मनी में मेरे साथ है अपना पैसा.com के सीईओ हर्ष रुंगटा। हर्ष, आपका स्वागत है। योर मनी में आगे बढ़े उससे पहले एक अहम खबर। अक्सर हम इंश्योरेंस से जुड़े फ्रॉड से परेशान रहते हैं, चाहे वो फर्जी कॉल्स की बात हो या फिर एजेंट या कंपनियों की तरफ से बड़े बड़े दावे। लेकिन आज इंश्योरेंस रेगुलेटर यानी IRDA ने इसे रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनको विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता वीरेंद्र व्यास। वीरेंद्र, यहाँ पर इंश्योरेंस रेगुलेटर ने इंश्योरेंस से जुड़े फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए क्या निर्देश जारी किए हैं? जी देखिए, इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को ये निर्देश दिया है कि वो जो भी विज्ञापन करेंगे उसमें उन्हें एक चेतावनी साथ में जोड़नी होगी। IRDA ने ये कहा है कि जो भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, अगर वो अपना टीवी विज्ञापन करती हैं तो उसे आखिर में वॉइस ओवर के साथ ये बताना होगा कि IRDA किसी तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेचता, न ही वो किसी तरह का बोनस देता है। और अगर कोई IRDA के नाम पर आपको पॉलिसी बेचता है तो आपको उसकी पुलिस में जाकर शिकायत करनी चाहिए। इसके अलावा अगर इंश्योरेंस कंपनियां प्रिंट में विज्ञापन देती हैं तो वहां पर भी उन्हें एक बॉक्स आइटम छाप कर IRDA की ये जो चेतावनी है ये ग्राहकों को देनी होगी। IRDA ने ये कदम इसलिए उठाया है कि पिछले कुछ दिनों से IRDA के नाम पर बहुत सारे लोगों को फ्रॉड कॉल किए जा रहे थे और उनको पॉलिसी बेची जा रही थी। कई लोगों को पॉलिसी सरेंडर करवाकर नई पॉलिसी बेचकर ये एजेंट फ़ोन के जरिए लोगों को ऐसी पॉलिसी बेचते थे और अपना कमीशन कमाते थे। इसकी शिकायतें बहुत सारी IRDA को मिल रही थी, इसी कारण IRDA ने ये कदम उठाया है। जी शुक्रिया वीरेंद्र इन तमाम डिटेल्स के लिए। तो फ्रॉड पर लगाम लगाने का ये जो कदम है IRDA की तरफ से, कैसा है इसको विस्तार से समझते हैं हर्ष से ही। हर्ष, इस कदम को लेकर आपका क्या टेक है? हमें अक्सर कई तरह के मेल्स भी आते हैं योर मनी में, जहां पर ईमेल्स में दर्शक कहते हैं कि IRDA ने हमें कॉल करके ये पॉलिसी बेचने की कोशिश की है, क्या हमें पॉलिसी ले लेनी चाहिए, सरेंडर करने को कहा है, उसके बदले हमें ये पॉलिसी दे रहे हैं जिसका प्रीमियम इतना है। तो इस तरह के फ्रॉड जो है लगातार हम देख रहे थे कि बढ़ते जा रहे थे। अब फाइनली यहाँ पे IRDA ने कदम उठाया है, कैसा लगता है आपको ये कदम? तो खैर पब्लिसिटी का जो कदम है कि ये ऐसा IRDA कुछ नहीं करता, उससे ऑब्वियसली थोड़े कंज्यूमर्स हैं उनको ये समझ में आएगा जो एडवर्टीजमेंट देखते हैं, खास करके टेलीविज़न पर। चूँकि ये उसको मेरे ख्याल से वो वॉइस ओवर को जल्दी चलाने नहीं देंगे, उनको धीरे शब्दों में कहना पड़ेगा। तो क्लियरली उससे फ़र्क पड़ेगा, कंज्यूमर्स को समझ में आएगा कि ये फ्रॉड कॉल्स हैं। द प्रॉब्लम उसमें सिर्फ यही है कि किस कॉस्ट पर, आई मीन देयर इज इस पर बहुत बड़ा ह्यूज कॉस्ट है। और कितना रुकेगा, कितने कंज्यूमर्स देखते हैं और कितना रुकेगा। तो अच्छा कदम है, बट कितना कारगर होगा, से अच्छा कदम है। और बाद में योर मनी जैसे शोज तो हैं ही जहां पर हम कंज्यूमर्स को हमेशा अवेयरनेस देते ही रहते हैं। इस तरह के कदम के बारे में हम आपको लगातार बताते रहेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर IRDA की तरफ से बड़ा ही शानदार कदम आया है। IRDA की तरफ से कोई भी आपको कॉल्स आए पॉलिसी बेचने के लिए, सरेंडर करने के लिए, उसको आप बिल्कुल भी अटेंड ना करें। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं एक और खास हमारी पेशकश की ओर। आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को 0.25% बढ़ा दिया है। रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर बैंक सेंट्रल बैंक से पैसे उधार पर लेते हैं, और इस रेट के बढ़ने का सीधा मतलब है आपकी EMI का बोझ बढ़ना तय है। यही नहीं, रेपो रेट या ब्याज दरें बढ़ने से आपके पोर्टफोलियो पर भी असर पड़ता है। तो आज के RBI के इस फैसले का आप पर क्या असर पड़ेगा, अब करते हैं इस पर चर्चा। सबसे पहले यहाँ पे सीधे सीधे हर्ष, हम जानते हैं कि लोन अब महंगा हो जाएगा, लोन लेना महंगा हो जाएगा आगे चलकर, जिस तरह से यहाँ पे ब्याज दरें बढ़ाई गई हैं। तो ऐसे में अब एक ग्राहक को क्या करना चाहिए? कई तरह के सस्ते लोन के ऑफर्स चल रहे हैं जो कि इस महीने के अंत तक अब खत्म हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि इनका फायदा उठा लेना चाहिए? तो सबसे पहली बात, ये जरूरी नहीं है कि रिपो रेट बढ़ेगा तो लोन की रेट भी बढ़ेगी, एकदम डायरेक्ट लिंकेज नहीं है। और अब की बार तो शायद हो सकता है कि लोन की रेट ना बढ़े, इमीडिएटली ना बढ़े, वो देखना होगा बैंक्स रिएक्ट कैसे करती हैं।
अगर होम लोन की हम बात करें तो 3 दिन में अगर ऑफर खत्म हो रहा है तो डिसबर्समेंट पे लागू होता है, तो आप ले भी लेंगे जल्दी करके, पहली बात तो 3 दिन में सैंक्शन नहीं होगा, सैंक्शन हो भी गया तो डिसबर्स नहीं होगा। तो ये सेलिब्रेट जो फेस्टिवल ऑफर्स सपोजिटली है उनको तो आप नहीं ले पाएंगे। लोन एक जरिया है फाइनल का, तो ठीक है, उसका कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो अगर फाइनल परचेज आपकी जस्टिफाइड है तो पाव टका अगर बढ़ता भी है तो भी वो जस्टिफाइड रहेगी, एलिजिबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। ये जो सारा मेरे ख्याल से लोन का जो ये है, एग्जिस्टिंग वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इंक्रीज होगा भी तो भी टिपिकली टेन्योर इंक्रीज कर देते हैं, ईएमआई इंक्रीज नहीं करते हैं, तो इमीडिएट इम्पैक्ट उसका कुछ भी नहीं है। होपफुली जब ब्याज की दरें घटेगी, और ये साइकिल है, कभी घटेंगी कभी बढ़ेंगी, तो जब घटेंगी तो होपफुली आपका टेन्योर फिर से कम हो जाना चाहिए। तो ये हो सकता है कि बढ़े घटे लेकिन एंड में कुछ भी फर्क ना पड़े। तो मेरे ख्याल से एक आम कंज्यूमर के लिए इसको, ये जो चाहे बोरोइंग हो चाहे इन्वेस्टिंग हो, ये एक बहुत नॉइज है, और जिसे कहते हैं ना कि नॉइज को एक आम आदमी सुनकर उसमें से कुछ निष्कर्ष निकाल सके वो बहुत ही मुश्किल है। तो इसको इग्नोर भी किया जा सकता है। लेकिन जो नए ग्राहक हैं जिनको लोन अब लेना होगा, वो किस दर पे ले, फ्लोटिंग पे ले या फिक्स्ड पे ले? तो अगर फिर से हम होम लोन की तरफ रुख करें तो फिक्स्ड का ऑप्शन है कहाँ, वेयर इज द रियल ऑप्शन? आज अगर मुझे फिक्स लेना तो पहली बात तो 15-20 साल के जो फिक्स्ड मिल रहे हैं वो इतने महंगे मिल रहे हैं, मेरे ख्याल से 12 या 12.5% पे वर्सेस 10.25%। इतना प्रीमियम दूंगा मैं सेफ्टी के लिए, वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। और जो और कोई फिक्स मिलते हैं उसमें 1 साल फिक्स्ड है या 2 साल फिक्स्ड है, मैं ज़्यादा, और उसमें प्रीमियम मुझे देना पड़ रहा है 0.5% का, या तो क्या अब जब ऐसा लग रहा है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि अब शायद रेट सीमा की चरम आ गई, अब शायद घटेंगे, ऐसा लग रहा है, तो इस समय क्या मैं लॉक इन कर लूं? तो मेरा पॉइंट यही है कि रियल ऑप्शन फिक्स रेट का है नहीं एट अ डिसेंट प्राइस। तो इस समय ये एक सोचना, तो फ्लोटिंग रेट लीजिए। फ्लोटिंग रेट लेने में ये ध्यान रखिएगा, चूंकि इंडिया में रेगुलेशन स्ट्रांग नहीं है, जब घटे तो आपका घटाना चाहिए, और नहीं घट रहा है तो बदलना चाहिए, उस पर ज्यादा ध्यान दें, न कि मैं फ्लोटिंग लूं कि फिक्स लूं। फिक्स ले लिया इसका ये मतलब नहीं है कि उस पर ध्यान ही नहीं देना है, वो अगर आपके अगेंस्ट में चला गया तो वहां से भी शिफ्ट करना है, तो ध्यान तो आपको हर सूरत में देना ही पड़ेगा। चलिए, तो बात हुई लोन की, लेकिन अब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट पर। इन्वेस्टमेंट जब भी आप करते हैं तो या तो लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से करते हैं या तो शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म का अगर आपका गोल है तो बाजार के उतार चढ़ाव, इस तरह के ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी हुई उसको आप थोड़ा सा नजरअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो नजरिया है वो काफी लंबा है। लेकिन जो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं वो इस तरह की खबरों के चलते आपकी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा बहुत हिट तो हो ही जाता है। तो कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है जिनको आपको लगता है कि ब्याज दरें बढ़ने के बाद थोड़ा सा वहां पे हिट होगा, और उनके बदले हमें भी कहाँ निवेश की रणनीति बनानी चाहिए? तो जैसा तुमने कहा कविता, लॉन्ग टर्म को तो कुछ हाथ ही नहीं लगाना चाहिए, नॉइज है ये सब लॉन्ग टर्म के लिए। जहां तक शॉर्ट टर्म का सवाल है तो टिपिकली इंटरेस्ट रेट आपके डेट प्रोडक्ट्स को अफेक्ट करता है। बिल्कुल। तो आपके पास अगर कुछ पैसे ऐसे हैं जो अभी के गोल के लिए हैं, तो होपफुली आपने उसको ऑलरेडी, अगर एकदम ही शॉर्ट टर्म है 3 महीने बाद ये, तो होपफुली आपने उसको लिक्विड में शिफ्ट कर दिया होगा, तो बहुत भयंकर इसका इम्पैक्ट उस पर नहीं होगा। अगर और थोड़ा सा लंबा है, 1 साल का है, तो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका नहीं होगा। इसका इम्पैक्ट होगा अगर आपके पोर्टफोलियो में इतना पैसा है और आपके पास कुछ पंटिंग के पैसे हैं जिस पे आप रिस्क ले सकते हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है नॉइज ट्रेडिंग की, जिसे मैं कह सकता हूँ, जहाँ पर आप बॉन्ड फंड्स पे पंट कर सकते हैं। अच्छा मौका है पंट करने का अगर आपके पोर्टफोलियो में पंटिंग के लिए पैसे रखे हुए हैं तो। अब जैसे कि हमने बात की, तो आगे चल के अगर यहाँ पे ब्याज दरें बढ़ जाती हैं, अगर लोन महंगा हो जाता है, डिपॉजिट की दरें भी वहाँ पे बढ़ जाएंगी, तो ऐसे में क्या एफडी आरडी करने में समझदारी होगी आगे चलकर? अगेन, अगर वो उसके लिए पैसे हैं, ऑलरेडी आपने फिक्स डिपॉजिट करने के लिए कर रखे हैं, तो अब फिक्स डिपॉजिट आप ले सकते हैं अगले 2-4-5 दिनों में, अगर रेट बढ़ती हैं उसके बाद। बहुत बढ़िया ऑप्शन एक है रिकरिंग डिपॉजिट का, क्योंकि रिकरिंग डिपॉजिट में आज की रेट फिक्स हो जाती है जो पैसा आप फ्यूचर में इन्वेस्ट करेंगे। ये एक एनोमली है जो बच गई है, तो इसका फायदा आप उठा सकते हैं।
चलिए, तो ये तो बात हुई क्रेडिट पॉलिसी और आपके पोर्टफोलियो की। तो हमने जैसे कि यहाँ पे डिस्कस किया है, लोन में हो सकता है अगर बढ़ोतरी होती है तो थोड़ा बहुत हिट आपके पोर्टफोलियो को, आपकी जेब को हो सकता है। लेकिन जहाँ तक अगर लोन बढ़ेगा, अगर ब्याज दरें बढ़ेंगी तो डिपॉजिट रेट भी बढ़ेंगी, जिसका आप आगे चल के फायदा उठा सकते हैं। एफडी और आरडी जैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में निवेश करके आप उसका फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल योर मनी में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी और क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लेने के क्या हैं फायदे। योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब वक्त हो गया है आपके सवालों के जवाब देने का। मेरे साथ बने हुए हैं अपना पैसा.com के हर्ष रुंगटा। लेते हैं शो का पहला सवाल। यहाँ पे नोएडा से हमारे साथ राजन सूद फोन लाइन पर है। नमस्कार राजन, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस और क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस से रिलेटेड था। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी से लेना चाहिए, या जैसे आजकल अवीवा और मैक्स बूपा भी ऑफर कर रहे हैं? ठीक है। एंड सेकंड ये था, जैसे मैंने मैक्स बूपा का एक प्लान देखा है, वो ये सब बंडल्ड करके प्रोडक्ट दे रहे हैं। जैसे उनका एक प्लान है हेल्थ एश्योरेंस, तो वो उसमें क्रिटिकल इलनेस और पर्सनल एक्सीडेंट दोनों दे रहे हैं। तो क्या ये कंबाइन करना अच्छा रहेगा या सेपरेट पॉलिसी लेना ज्यादा बेटर रहेगा? ठीक है, दोनों के लिए। ठीक है। राजन, आपने टर्म प्लान लिया है अपने लिए कोई? जी, मेरा अवीवा से टर्म प्लान है 75 लाख का, और मेरा हेल्थ प्लान है अपोलो म्यूनिक से, ऑप्टिमा रिस्टोर। तो एक्चुअली ये भी एक क्वेश्चन था कि क्या पिछली कंपनी को ही प्रेफरेंस दूं या मतलब कोई नई कंपनी चूज कर सकते हैं? आपके सभी सवालों का जवाब लेते हैं यहाँ पर हर्ष से। तो हर्ष, सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात, इन्होंने टर्म प्लान लिया हुआ है, साथ ही अब ये सोच रहे हैं क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी और पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के बारे में भी। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ रिसर्च वर्क भी करके रखी जो कि काफी अच्छी है। क्या आपकी सलाह होगी इनके लिए? सो क्विकली राजन जी, सबसे पहले कि एक्सीडेंटल पॉलिसी या क्रिटिकल इलनेस क्यों लेनी चाहिए। क्विकली, अगर आपको कोई ऐसी इलनेस हो जाती है जैसे स्ट्रोक हुआ, या अगर समझो ऑर्गन कोई फेलियर हो गया, तो इतने पैसे आपको मिल पाए ताकि आपकी इनकम फिर से शुरू हो सके। इसलिए क्रिटिकल इलनेस आपको उतनी ही लेनी चाहिए कम से कम जितनी आपकी लाइफ इंश्योरेंस है। अब ये जो आपने जो पॉलिसी, सिमिलरली एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी, नॉट डेथ, एक्सीडेंट की वजह से अगर डिसेबिलिटी हो जाती है तो आपको लमसम पैसे चाहिएंगे। हॉस्पिटल में जो खर्चे होंगे आपको मेडिक्लेम से मिल जाएंगे। इसलिए अमाउंट बहुत जरूरी है। और आपने जो पॉलिसी का जिक्र किया उसमें मैक्सिमम क्रिटिकल इलनेस 10 लाख, और आपने खुद ही कहा कि 75 लाख की टर्म पॉलिसी आपने ली है, तो इतनी आपको लेनी चाहिए क्रिटिकल इलनेस। खैर, क्रिटिकल इलनेस इतनी अमाउंट की नहीं मिलती। अवीवा में, जहाँ पे ऑलरेडी आपकी टर्म इंश्योरेंस है, 50 लाख तक का क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी आपको मिल सकता है। और जहाँ तक एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी है, वो आपको आपकी जिस कंपनी से मेडिक्लेम है वहीं पे आपको एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी पॉलिसी भी मिल सकती है। वो भी आपको 75 लाख की लेनी चाहिए, या 50 लाख की भी ले सकते हैं आप। प्रीमियम्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। कम अमाउंट मत लीजिए। आपने सोच समझकर अपना इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो बनाया है। डिसेबिलिटी का पोर्टफोलियो भी सोच समझकर बनाइए। और सेम कंपनी में लेने से सिर्फ इतना ही एडवांटेज है कि अगर समझो खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका मेडिकल के बिल्स भी अपोलो में जाएंगे और डिसेबिलिटी का बिल भी अपोलो में जाएगा। तो थोड़ा बहुत सहूलियत आपको हो जाएगा इंश्योरेंस से डील करने में। वैसे खैर यही मनाइए कि दोनों पॉलिसीज वेस्ट हो जाएं, इसका प्रीमियम कुछ काम नहीं आए। बिल्कुल। तो अवीवा हेल्थ सिक्योर आपको यहाँ पर रेकमेंड की जा रही है योर मनी पर। राजन, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। योर मनी में अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि कैसे आप शेयर्स की तरह अपनी पॉलिसी को भी इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज कर सकते हैं। बताएंगे ई इंश्योरेंस के बारे में इस ब्रेक के बाद। योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
जिस तरह आप अपने शेयरों को डीमैट अकाउंट में रखकर निश्चिंत रहते हैं, वैसे ही अब आप अपने इंश्योरेंस पोर्टफोलियो को भी डीमैट फॉर्म में रखकर ई मैनेज कर सकते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA ने हाल ही में इंश्योरेंस रिपोजिटरी सिस्टम लॉन्च किया है। तो कैसे कर सकते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी को ऑनलाइन और क्या है इसके फायदे, बता रही हैं हमारी संवाददाता राशि माहेश्वरी। जी हाँ, अब आप अपने शेयरों की तरह अपने इंश्योरेंस पोर्टफोलियो को भी बड़ी आसानी से ई मैनेज कर सकते हैं। जाहिर है इस सुविधा से आपको पेपर वर्क से मुक्ति तो मिल ही जाएगी, वहीं पॉलिसी से जुड़ी जो छोटी और बड़ी डिटेल्स जानने के लिए अब आपको इंश्योरेंस कंपनियों के चक्कर भी नहीं काटने होंगे, क्योंकि ई इंश्योरेंस के जरिए आपको सभी पॉलिसी की डिटेल्स एक ही अकाउंट में ऑनलाइन मिल जाएगी। वहीं अगर आपको पॉलिसी से जुड़े कोई भी बदलाव करने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एड्रेस में कोई चेंज या पॉलिसी अपडेट, तो आप इंश्योरेंस रिपोजिटरी को डिटेल्स दे सकते हैं। नियम के मुताबिक आप एक ही ई इंश्योरेंस अकाउंट खोल सकते हैं, जिसके लिए आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड से जुड़ी डिटेल्स देनी होंगी। ये खाता आप किसी भी 5 रिपोजिटरी यानी NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट, सेंट्रल इंश्योरेंस डिपॉजिटरी, SHCIL प्रोजेक्ट्स, CMS रिपोजिटरी सर्विसेज और कार्वी इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विसेज के जरिए खुलवा सकते हैं। खर्च की बात करें तो फिलहाल ई अकाउंट खुलवाने के लिए या मौजूदा पॉलिसी को इलेक्ट्रिक फॉर्म में बदलने के लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन हाँ फिलहाल ये सुविधा आपको सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए दी जा रही है। तो हर्ष, यहाँ पे हमने फ़ायदे सुने अपनी पॉलिसीज़ को ऑनलाइन करवाने के, लेकिन एक बड़ा सवाल यही आता है कि अगर आज मेरे पास कई सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं तो मैं उसको ऑनलाइन कैसे करवाऊँ? तो हर इंश्योरेंस कंपनी ने टाई अप किया है अलग अलग रिपोजिटरीज के साथ, कई लोगों ने सभी के साथ टाई अप किया है, ये हो रहा है फिलहाल। तो अभी अगर आपको ऑनलाइन करवाना है तो आपको पता करना होगा कि आपकी जिस इंश्योरेंस कंपनी के साथ पॉलिसी है उसका कौन सी रिपोजिटरी के साथ टाई अप है। अच्छा, अगर एक ही रिपोजिटरी में दोनों, तीनों, पांचों इंश्योरेंस कंपनीज का टाई अप है तो एक ही अकाउंट में आपका सारा काम हो जाएगा। वेरी सून ये पांचों रिपोजिटरी आपस में बात करने लग जाएंगी, बहुत ही जल्द हो जाएगा। तो फिर आपको एक ही अकाउंट खोलना होगा। आज हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा अकाउंट खोलना हो। बहुत ज़्यादा फायदे की चीज़ है, कॉस्ट बिल्कुल नहीं है। इंश्योरेंस कंपनीज के कॉस्ट सेव होते हैं, जिसका बेनिफिट अल्टीमेटली आपको प्रीमियम में मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अल्टीमेटली। सेकेंडली कॉन्टैक्टेबिलिटी बढ़ जाती है। आपका आज एड्रेस चेंज करना होता है, आपको हर इंश्योरेंस कंपनी में अलग अलग जाके बोलना पड़ता है, एक जगह कर पाएंगे आप। कोई भी आपको टेलीफोन नंबर चेंज करना है, कई जो मिस सेलिंग होती है, जो 15 दिन का फ्री लुक पीरियड है, अब उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं रह जाएगा, बिकॉज उसके बारे में आपको जो रिपोजिटरी कंपनी है वो इन्फॉर्म करेगा थ्रू ईमेल, थ्रू मोबाइल। तो ये कब डिलीवर हुई पॉलिसी, इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता, जो आज होती है। और इसलिए फ्री लुक पीरियड का पूरा बेनिफिट मिलेगा। कई सारी मिस सेलिंग जो है वो इससे भी कम होगी। बहुत अच्छा कदम है। थोड़े छोटे मोटे हिकअप्स हैं, लेकिन याद रखिए कॉस्ट नहीं है। तो मेरे ख्याल से हर आदमी को अपनी पॉलिसीज को ऑनलाइन करवा लेना चाहिए। बेसिकली मेंटेन करना, आपके इंश्योरेंस पोर्टफोलियो को मेंटेन करना काफी हद तक आसान हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, आज हमारे साथ शो पर जुड़ने के लिए। थैंक यू। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।